चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें 5 लोगों को दिखाया जाता है जो किसी गेट के सामने खड़े होते हैं। उनमें से जो लाल रंग के कपड़े वाला बंदा होता है वो बंदा बोलता है, ह्यूनचन जरा ठीक से सोचो, यहाँ एक छुपा हुआ डंजन है, ये बात किसी को पता नहीं है। अगर हम इसको खुद ही क्लियर कर देते हैं तो और अपना मुंह बंद रखते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसके साथ वाली लड़की भी बोलती है, हाँ मैं इसकी बात से सहमत हूँ। उनकी बातें सुनकर ब्राउन बालों वाला बंदा जिसका नाम ह्यूनचन है मन ही मन में सोचता है, अजीब बात है, हम हंटर हैं लेकिन हमें डंजन क्लियर करने पर भी हमें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। और फिर अपने साथियों से बोलता है, ठीक है चलो इसे हम खुद ही क्लियर करते हैं। लेकिन उधर जो कालो बाली वाली लड़की होती है जिसका नाम चोई होता है, उसकी ये बात सुनकर चौंक जाती है। फिर उस लड़के के एक हाथ पकड़कर डरते हुए बोलती है, शायद हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, मेरा मतलब है कि ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन ह्यूनचन उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है, चोई ऐसा मौका हमें दोबारा फिर नहीं मिलेगा, सब लोग तैयार हैं, तुम अकेली क्यों हिचकिचा रही हो? तुम मुझे पूरी टीम के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो? चो इसकी इस बात से घबरा जाती है और डरते हुए बोलती, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, बस मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह फिर से इसके अंदर से बग टाइप मोस्टर निकल आएंगे। लेकिन ह्यूनचन फिर बोलता है, चोई एक टैंक होते हुए भी तुम कब तक बग टाइप मोस्टर से डरती रहोगी? तुम्हें याद है ना, तुम्हारी वजह से हमें पिछली बार डंजन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। अगर तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है तो छोड़ दो ना, हमको सी रैंक टैंक की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन चोई क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बिना किसी और गिल्ड में जा पाओगी? चोई जवाब देती, नहीं मिलेगा। ह्यूनचन फिर बोलता है, अच्छा तुमने सही चुना, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है और मेरे निर्देश का पालन करना है। और चोई मन ही मन में सोचने लगती है, हाँ ये सही बोल रहे हैं, ये तो ह्यूनचन की वजह से ही है कि मैं इस गिल्ड में आ पाई, मैं बहुत ज़्यादा मतलबी हो रही थी। फिर ह्यूनचन बोलता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए ज़रूरी मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम जानती हो ना मैं कैसा महसूस करता हूँ। चोई घबराती हुई बोलती, हाँ ह्यूनचन तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद ह्यूनचन बोलता है, ठीक है तो चले, तुम टैंक हो इसलिए सबसे पहले तुम अंदर जाओगी। और फिर चोई बताती है कि ह्यूनचन ही अकेला है जो मेरी सब कमियों के बावजूद भी मुझे प्यार करता है, मैं अब और ह्यूनचन को निराश नहीं करना चाहती। और फिर वह लोग उस डंजन के गेट खोलकर अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं उधर बहुत सारे मोस्टर होते हैं। ये देखकर वह लाल कपड़े वाला बंदा डर के मारे चिल्लाने लगता है, ये क्या बकवास है, यहाँ पे इतने सारे मोस्टर क्यों हैं? लेकिन वह मोस्टर उन पर हमला कर देते हैं। वह लोग भी उन मोस्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। सब अपने स्वॉर्ड, भाले और मैजिक से लड़ने लग जाते हैं। और चोई अपने शील्ड से उन मोस्टर को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे वह ह्यूनचन अपने हाथ में एक मैजिक बुक लिए हुए चोई से बोल रहा था, चोई हम इन सबको संभाल लेंगे, तुम बस वहीं रुकी रहो और लाइन को मत तोड़ना। चोई बोलती, हाँ ठीक है। लेकिन जो मोस्टर थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और चोई को पीछे ढकेल रहे थे। चोई अपने आप से बोल रही थी, रुकना है, मुझे रुकना ही होगा, अगर मैं ये सब सह सकूं तो बाकी लोग सुरक्षित तरीके से मोस्टर को खत्म कर पाएंगे। लेकिन तभी उस मोस्टर के अटैक से उसे जोर से झटका लगता है और वह थोड़ा पीछे ढकेल जाती है अपने शील्ड के साथ। उसकी हालत भी खराब लग रही थी और उधर उसके साथी भी उन मोस्टर को मार मार कर थक गए थे, पर वह मोस्टर कम होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके साथी ह्यूनचन की तरफ पीछे मुड़कर देख रहे थे कि वह कुछ बताएगा कि अब आगे क्या किया जाए। लेकिन ह्यूनचन की तो खुद ही हालत खराब हो गई थी कि इतने सारे मोस्टर को देखकर वह क्या घंटा कुछ बताएगा। और उधर चोई उन मोस्टर को अपने शील्ड से रोकने की कोशिश कर रही थी और रोकते हुए सोचती है, कितना दर्द हो रहा है, मैं अब और ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, मुझे ये कब तक करना पड़ेगा। और जब वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाती है तो फिर पीछे मुड़ते हुए बोलती है, ह्यूनचन मुझे हील कर दो, मैं अब और नहीं सह सकती। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सारे टीममेट उसे छोड़कर उधर से भाग रहे थे। वह उनको देखकर हैरान रह जाती है और खुद से बोल रही थी, तुम लोग भाग रहे हो मुझे यहीं अकेला छोड़कर, ह्यूनचन रुक जाओ। लेकिन वह ह्यूनचन भागते हुए गुस्से में मन में बोलता है, वह पागल, मैंने उसे बोला था लाइन को नहीं तोड़ने के लिए, लेकिन उसने तोड़ दिया। चोई भी अपने शील्ड को छोड़कर गेट की तरफ भागने लगती है और भागते हुए बोलती है, रुक जाओ, मेरा इंतजार करो ह्यूनचन। लेकिन जो ह्यूनचन होता है वह गेट को बंद करने लग जाता है। तो वह कालो वाली लड़की जो होती है वो उससे बोलती है, तुम पागल हो क्या, अभी भी चोई अंदर है। पर वह उसे धक्का देते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, हटो मेरे रास्ते से और मुझे इसे बंद करने दो। और वह गेट को बंद कर देता है। जबकि चोई गेट के एकदम पास पहुंच गई थी। चोई गेट को पीटते हुए बोलती है, खोलो इसे प्लीज, दरवाजा खोल दो ह्यूनचन। लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। फिर चोई को उनकी बात करने की आवाज आती है जिसमें कोई बोल रहा था, तुम होश में हो क्या, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, किसे परवाह, हम सब मारे जाते अगर हम थोड़ी देर और वहां रुकते। चोई समझ जाएगी कि मैंने ये सब क्यों किया। लेकिन तभी वो मोस्टर उसके पीछे आ जाते हैं और
चोई इधर उधर देखती हुई खुद से बोलती है, ये वक्त ऐसे बर्ताव करने का नहीं है, मुझे अभी कुछ करना ही होगा। और तभी उसे जंगल का रास्ता दिखाई देता है और वह उस जंगल की तरफ भागने लगती है और भागती हुई खुद से बोल रही थी, मुझे पहले जिंदा रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं जिंदा हूँ ह्यूनचन मुझे बचाने जरूर वापस आएगा। अबे भाई, इसे अब भी समझ नहीं आया कि उसने इसे धोखा दे दिया है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। छोड़ो भाई, प्यार होता ही ऐसा है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा मोस्टर जो हड्डियों से बना हुआ था, लेकिन वो मोस्टर उस पर अटैक नहीं करता, वह उसे कुछ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। चोई उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वह हाथ आगे करते समय सोच रही थी कि ये क्या है, लेकिन वह मोस्टर ने उसे एक रिंग दिया था जिसे देखकर वह सोचती है, एक अंगूठी, रुको, क्या ये एक हिडन आइटम हो सकता है। और वह उस रिंग को हिडन आइटम समझकर अपनी उंगली में पहनने लगती है और जैसे ही वह उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेती है, तभी उसे सामने कुछ स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, पर यू रिंग एक्स रैंक पहनने वाले की ग्रोथ को प्रभावित करता है, पहनने वाले की ज़िंदगी पर असर डालता है। और वह इन नोटिफिकेशन को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। और तभी कुछ और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, पहनने वाले को रीजनरेट करता है, जब तक हैचिंग पूरी ना हो मौत असंभव है। और वह इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर खुश हो रही थी और सोच रही थी, अच्छा तो ये इस काम आता है। वह उस हड्डियों के मोस्टर से पूछती है, मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ, लेकिन तभी वो सारे मोस्टर जो उसके पीछे पड़े थे उसके पीछे आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वह सारे मोस्टर उस पर चढ़ जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लग जाते हैं और वह बोलती है, कोई कोई प्लीज़ मुझे बचा लो, लेकिन वो मोस्टर उसे जिंदा ही नोच कर खा रहे थे। वह दर्द के मारे चिल्ला रही थी, नहीं रुक जाओ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। और जैसे ही वो मर जाती है तभी उसके हाथ में जो रिंग होती है वह चपकने लग जाती है और हमें बताया जाता है, जब तक हैचिंग पूरी ना हो तब तक मौत असंभव है। और उसकी मरी हुई बॉडी में जान फिर से आ जाती है और वह उठकर बैठ जाती है और अपनी बॉडी को देखते हुए बोल रही थी, क्या मैं फिर से जिंदा होगी, मैं तो मर गई थी, मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन तभी वह कुछ देखकर घबरा जाती है, उसके सामने वही मोस्टर होते हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उसे मारा था। उन मोस्टर के मुंह से पानी आ रहा था। चोई को देखकर चोई उनको देखकर भागने की कोशिश करती है, पर एक मोस्टर उसके पीछे से अपना हाथ उसके पेट के आर पार कर देता है और वह फिर मर जाती है। लेकिन वो मोस्टर उसे नोच नोच कर खाने लग जाते हैं। लेकिन फिर स्टेटस स्क्रीन दिखती है जिसमें लिखा होता है, जब तक हैचिंग पूरी ना हो तब तक मौत असंभव है। और वह अब फिर जिंदा हो जाती है और जिंदा होकर बोलती है मैं वापस आ गई फिर से, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन वो मोस्टर उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा ही नोचने लग जाते हैं। वह दर्द के मारे चिल्ला रही थी, नहीं मेरी टांग मत खाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे खाना बंद करो। और दर्द में रोती हुई बोलती है, ह्यूनचैन मुझे बचा लो। लेकिन वो मोस्टर उसे जिंदा ही अपने खतरनाक दांतों से काट कर मार देते हैं। वह दर्द में चिल्लाती रह जाती है, चाहे वो मर नहीं रही हो, मेरा मतलब कि वह दोबारा जिंदा हो जा रही हो, बट जो काटने का दर्द है वो तो बहुत ज़्यादा होगा। और क्या और कितनी देर तक वो यहाँ टिकी रहेगी, ऐसे ही दर्द सहती रहेगी। और वह ऐसे ही कई बार मरती जाती है और वो मोस्टर उसे बस खाते जाते हैं और काटते जाते हैं, नोचते जाते हैं। और फिर वो सोचती है, मुझे यहाँ कितने वक्त हो गया है, साल नहीं, सदियाँ नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी बात, मैं और कब तक ये सह सकती हूँ, क्या मैं हमेशा यहाँ ऐसे ही इन चीज़ों का खाना बनकर जिंदा रहूँगी। और तभी उसकी नज़र एक तरफ जाती है जिसे देखकर वो बोलती है, वो तो मेरी स्वॉर्ड है, तो ये यहीं पर पड़ी थी, ह्यूनचन ने मुझे वो जन्मदिन पर दी थी, वह कमीना उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया, मैंने उसे बोला था कि मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहती और उसने मुझे इसे बेकार से हिडन आइटम के लिए अंदर ढकेल दिया इस नर्क में। और फिर वह उन मोस्टर को देखते हुए बोलती है, मैं तुम सभी को मार डालूंगी। फिर वह उस स्वॉर्ड को पकड़कर उन मोस्टर पर अटैक कर देती है, जिससे उसके एक ही अटैक में उनमें से एक से दो मोस्टर मर जाते हैं और उसी दो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे देखकर वह सोचती है यह क्या है। लेकिन उसके पास इस सब का टाइम नहीं था, वह मोस्टर उस पर फिर अटैक कर देते हैं। फिर वह उन मोस्टर को मारना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वह उन मोस्टर को मारती जाती है वैसे वैसे उसका स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है और उस फाइट में जो उसे चोटें लग रही थी वह भी ऑटोमेटिक हील हो रहा था। और फिर वह सोचती है, हाँ अब मैं समझ गई, मुझे आखिरकार पता चल गया कि इस आइटम का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर वह पागलों की तरह हंसने लग जाती है, हा 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 हा।
और फिर अपने हाथों में उस स्वॉर्ड को पकड़े हुए उन मोस्टर के सामने खड़ी होती है और फिर उस मोस्टर से बोलती, आ जाओ कमीनों, मैं तुम सबको हर एक को मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। और फिर वह उस टाइम को याद करती है जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़कर भाग रहा था और उस सोचती है, मैं यहाँ से बाहर बाहर निकल कर आऊँगी हंगचन, हंगचन मेरा इंतजार करो मेरे बॉयफ्रेंड। और पागलों की तरह स्माइल करती हुई बोलती है, बस बस मेरा थोड़ा और इंतजार करो कमीने, मैं आ रही हूँ। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर इधर ही एंड हो जाता है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। बाय गाइस। चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से होती जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चोई उन मोस्टर के सामने तलवार लेकर खड़ी थी और उन मोस्टर से बोल रही थी, अगर तुमने अपने बाप का दूध पिया है तो आ जाओ कमीनों। और फिर अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है और बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उसे इस सब चीज़ों में मज़ा आने लगा है। उसके बाद वह उन सभी मोस्टर को मारने लग जाती है, लेकिन तभी एक मोस्टर उसके पीछे से अपना हाथ चोई के पेट के आर पार कर देता है, जिससे चोई थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाती है। लेकिन तभी जो उसके हाथ में रिंग होता है वह फिर से एक्टिवेट होता है, जिससे वह फिर से जिंदा हो जाती है और अपनी तलवार से उस मोस्टर का सर काट देती है। उस मोस्टर का सर कट कर जमीन पर गिर जाता है और चोई के पेट में जो मोस्टर का हाथ घुसा होता है उसको चोई निकाल कर फेंक देती है और उन मोस्टर की तरफ तलवार लेकर बढ़ने लगती है। और चोई बोलती है, तुम कमीनो आओ मुझ पर फिर से अटैक करो। और जो चोई के पेट फट गया था वह फिर से हील होने लग जाता है। वह सारे मोस्टर बस चोई को घूरे जा रहे थे। चोई उन मोस्टर को देखकर बोलती है, क्या हुआ सालो, कहीं ऐसा तो नहीं अपने बाप को देखकर तुम्हारी गांड फट गई है। चोई की बात सुनकर वह सारे मोस्टर गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन भाई साहब, चोई को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सभी मोस्टर को बस मारती जा रही थी और पागलों की तरह हंस रही थी और मारते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बोल रही थी, इसमें मज़ा आ रहा है। तो मजबूत मतलब स्ट्रोंग होना ऐसा होता है। और उसके बाद वो अपनी तलवार लेके थोड़ा पीछे होकर बैठ जाती है और पागलों की तरह बोलती है कि मुझे और भी मोस्टर को मारना है, मुझे और बहुत सारे मोस्टर को मारना है, मैं उन सभी मोस्टर की गांड फाड़ दूंगी। और वह उनके ऊपर बिना तलवार के ही कूद जाती है और कूदती हुई बोलती है, पहले तुम सबकी गांड फाड़ूंगी, उसके बाद किसी और की गांड फाड़ूंगी। और फिर उनके बीच में आयरन मैन वाली एंट्री मारती है। वह एंट्री इतनी खतरनाक थी कि उस एंट्री से जमीन फट जाती है और उधर खड़े सारे मोस्टर हवा में ही उड़ने लगते हैं। उस एंट्री के शॉक वेव से ही सारे मोस्टर मर जाते हैं। और चोई तो ऐसे खड़ी हो रही थी जैसे कि किसी ज़ोंबी मूवी की एक्टिंग कर रही है। और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, सैंक्टूम ऑफ एटर्निटी सफलतापूर्वक क्लियर हो गया, सभी डंजन के प्राणियों को खत्म कर दिया गया। उसे खत्म करने का जो समय है 6,34,434 घंटे और आपकी रिवॉर्ड की जांच की जा रही है। और फिर उससे नोटिफिकेशन को देखने के बाद वह हल्की सांस लेती है और फिर सामने घूमने लगती है। लगता है उसे पता चल गया है कि आप लोग उसे देख रहे हैं, वो भी मोबाइल से, इसलिए तो वो आप सबको घूर रही है। उसके बाद एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, यू हैव रीच ए रैंक। जो स्माइल करती हुई बोलती है, ये खत्म हो गया, खैर लगता है ये बहुत ही लंबा चला। उसके बाद हमें कुछ और मरे हुए मोस्टर को दिखाया जाता है जिसे चोई अपने पैरों से कुचल कुचल कर मार रही थी। और फिर वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है, अब बाहर निकलने का और उन घटिया कमीनों का चीड़ फाड़ करने का समय आ गया है। अब कुछ जलने वाले बोलेंगे कि वो प्यारी सी नहीं बल्कि बहुत खतरनाक स्माइल कर रही थी। अबे भाई ध्यान से देखो कितनी प्यारी सी स्माइल कर रही है। ओ अच्छा, तुम लोग को ध्यान तो कहीं और है, समझ गया। उसके बाद उस गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कालो बालों वाली लड़की जिसका नाम नारा था वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही थी, तुमने चोई को वहां फंसा दिया और दरवाजा बंद कैसे कर दिया, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम हमेशा उस पर हुक्म चलाते और अब तुमने उसे ऐसे ही फेंक दिया। उसकी बात सुनकर ह्यूचन बोलता है, अगर हम सब उसका वहीं इंतजार करते रहते तो हम सब भी अब तक मर चुके होते और तुम भी तो उधर से भागी थी, तो फिर मुझ पर यूं क्यों चिल्ला रही हो। कालो वाली लड़की नारा उसकी बात सुनकर उससे गुस्से में देख रही थी, लेकिन तभी लाल वाले कपड़ों वाला बंदा उनके बीच आकर उनको शांत करता हुआ बोलता है, अरे तुम लोग शांत हो जाओ, हम कर भी क्या सकते थे, उधर किसी को तो जिंदा रहना ही होगा, है ना। तभी उनके बीच खड़ी लड़की बोलती है, अरे बेचारी बच्ची, क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि हम दोनों भी सी रैंक के हैं। लेकिन कालो बालों वाली लड़की उसकी बात सुनकर और गुस्सा हो जाती और बोलती है, तो क्या हुआ, अब हाई रैंक वाले लोग भगवान बन गए हैं क्या। मैं तुम लोगों की बातें सुनकर थक गई हूँ, अब बस बहुत हुआ। एक बार जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो मैं तुम सबके द्वारा किए गए सभी कामों का खुलासा कर दूंगी। ये सुनकर लाल कपड़े वाला बंदा चौंक जाता है, पर उधर जो लड़की खड़ी थी वो बोलती है, तो क्या हुआ, अगर कोई डंजन में मर जाता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है। पर जो ह्यूचन होता है वो उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और फिर बोलता है, नारा
क्या होगा अगर इस बार हम तुमको डंजन में छोड़ दे तो। ये सुनकर काले बाले वाली लड़की घबरा जाती है, पर हेमचंद आगे बोलता है, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम एक सी रैंक वाले व्यक्ति को अकेले ही बी रैंक वाले डंजन से बाहर निकाल सकती हो। उसकी बातें सुनकर काले बालों वाली लड़की कुछ बोल नहीं पाती, पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन हेमचंद उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि चलो हम सब शांति से यहाँ से चले जाएं। सच कहूँ तो चोई ही है जो पीछे रह गई। हम सबने तो बस उस टाइम जो सही लगा वही किया, जैसा तुमने भी किया। लेकिन तभी उधर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर वह सारे चौंक जाते हैं। और उधर से चोई चलती हुई आती है और एक मस्त सा पोज मारती हुई बोलती है, वो तो तुम सब अब भी इधर ही हो, बहुत दिन हो गए हैं तुम सबको देखे हुए। और चोई उधर से मस्त आराम से चलती हुई आ रही थी और वह सब उसे देख रहे थे। लेकिन हेमचंद उसे देखकर हैरान था। लेकिन वह सोचता है, चोई बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, ये कैसी बकवास कर रही है? नहीं, इससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आखिर वह उधर से जिंदा कैसे बच के आ गई। और वह नारा तो चोई को देखकर ऐसे रिएक्शन दे रही थी मानो कि उसने भूत देख लिया। पर तभी हेमचंद जाकर चोई के गले लग जाता है और बोलता है, चोई तुम जिंदा हो, मुझे बहुत दुख है कि मैं उस समय तुम्हें बस बचा नहीं सका था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने ये सब इसलिए किया था। चोई बोलती, हाँ हाँ मैं समझ गई हेमचंद, लेकिन कमीने हेमचंद तो अपने मन में बोल रहा था, मुझे तो पता है कि तुम समझ जाओगे क्योंकि तुम बेवकूफ़ जो हो। और फिर बोलता है, शुक्रिया, मुझे लगा कि तुम समझ जाओगे क्योंकि तुम हमेशा से बहुत अच्छी हो। लेकिन चोई बोलती है, अच्छा मैं बहुत अच्छी हूँ? और उसकी ये बात सुनकर हेमचंद हैरान हो जाता है और चोई को देखता हुआ सोचता है, इसके सारे कपड़े फट गए हैं लेकिन इस पर एक भी खरोच का निशान नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं कि ये मानवा वाले पता नहीं किधर किधर के सीन दिखा रहे हैं। वैसे भाई मेरी नज़र गंदी नहीं है, पर ये मानवा वाले खुद ही दिखा रहे हैं। छोड़ो आगे बढ़ते हैं यार। लेकिन तभी चोई के गले में वह लाल कपड़े वाला बंदा हाथ रखकर बोलता है, अरे चोई, हमारी हालतों को समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं सचमुच खुश हूँ कि तुम जिंदा वापस आ गई। अब हम फिर से एक साथ बॉस को हरा सकते हैं। चोई हंसती हुई बोलती, रुको, क्या तुमने अभी तक उसे नहीं हराया? क्या तुम लोग अभी तक मेरा इंतजार कर रहे थे? इसके लिए तुम सबका शुक्रिया। और उधर हेमचंद उसे देखता हुआ सोच रहा था, क्या मैं बस पागल हो रहा हूँ या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? और उधर से चोई के साथ चलता हुआ वह लाल कपड़े वाला बंदा हंसता हुआ बोलता है, हाँ हाँ, मैं खुद तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा दिल कितना भारी हो गया था। और उनको जाता हुआ देखकर हेमचंद बोलता है, हाँ शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। उसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा मोस्टर होता है जो सी रैंक का बॉस मोस्टर था। और उधर जंगल में ही छुपकर हेमचंद उस मोस्टर को देख रहा था और फिर अपने टीममेट से बोलता है, सब लोग तैयार हो जाओ और चलो हम वैसे ही करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। चोई तुम उस पर अपना आक्रामक ऑफेंसिव रुख अपनाना और हम बाकी लोग सही समय पर उस पर हमला कर देंगे। चोई तुम ध्यान रखना कि उसका ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ रहे। और उसकी बातें सुनकर चोई बोलती, हाँ हाँ मैं समझ गई। और फिर हेमचंद अपने बाकी टीममेट की तरफ मुड़ता हुआ बोलता है, ठीक है चलो फिर प्लान पे काम किया जाए। लेकिन तभी चोई अपने शील्ड के साथ उन मोस्टर की तरफ दौड़ लगा देती है और बोलती है, आज मैं दिखा दूंगी कि तुम लोग का बाप कौन है। और उसके सारे टीममेट उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और वह लाल कपड़े वाला बंदा बोलता है, रुको, वह अकेले ही कहाँ जा रही है? हेमचंद भी उसे देखकर परेशान होता हुआ बोलता है, चोई तुम अकेली किधर जा रही हो? फिर चोई अपने शील्ड को नीचे फेंक देती है और बहुत जोर से दहाड़ मारती है, जिससे उसके आसपास की हवा का एक बवंडर बन जाता है। और उस दहाड़ के कारण उसके आसपास उसकी आवाज़ गूंजने लग जाती है। उसकी दहाड़ को वह बॉस मोस्टर भी सुन लेता है और उधर आ जाता है। उसके टीममेट उस मोस्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कर रही है, क्या वो पागल हो गई है? लेकिन फिर उसके टीममेट उस मोस्टर को आता हुआ देखकर चोई की तरफ भागने लगते हैं उस मोस्टर को मारने के लिए। और जैसे ही वो बॉस मोस्टर चोई के सामने आ जाता है, उसके सारे टीममेट अपने मैजिक और हथियार के साथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वो मोस्टर चोई से टकराता है, हेमचंद बोलता है, जब तक चोई टैंक हमारे सामने है तब तक हम लोग ठीक हैं। पर चोई अचानक से उस बॉस मोस्टर के सामने से ऊपर की तरफ जंप कर देती और उसके सारे टीममेट ऊपर की तरफ चोई को देखने लगते हैं और सोचते हैं क्या वो भाग रही है। लेकिन तभी उस लाल कपड़े वाले को एहसास होता है कि अगर चोई सामने से हट गई है तो फिर वह मोस्टर सीधा और फिर उसकी उस मोस्टर को देखकर फट जाती है। और उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने पैंट में ही हक दिया होगा। और वह बॉस मोस्टर अपने सांड वाली सींग को उसके पेट के आर पार कर देता और वह सीन देखकर उसके सारे टीममेट और हेमचंद सारे हैरान थे। और फिर
चोई उस बोस मोस्टर के ऊपर अपने आयरन मैन वाली एंट्री मारती हुई आ जाती है और बोलती है, वाह क्या सीन है, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? और चोई स्माइल करती हुई बोलती है, मुझे माफ़ करना, इसमें मेरी गलती है, मैं इतनी डर गई थी कि गलती से मैंने जंप लगा दिया। तुम लोग तो समझ ही जाओगे है ना मेरे दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अब मैं उस समय कर भी क्या सकती थी। लो भाई, चोई ने तो एक का पेट फाड़ दिया और बाकियों की गांड फाड़ेगी। लेकिन भाई लोग, ये चैप्टर इधर ही ख़त्म हो गया है, तो फिर अब अगले चैप्टर में पता चलेगा कि किसकी क्या फाड़ेगी। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम चोई को देखते हैं जो उस बॉस मोस्टर पर बैठकर मजे कर रही थी और उस बॉस मोस्टर के सींग में अब भी वह लाल कपड़े वाला बंदा होता है जो शायद अब तक मर चुका होगा। और चोई उस बॉस मोस्टर पर बैठे हुए अपने टीममेट पर अटैक कर रही थी और उसके टीममेट भाग रहे थे। तभी उस बॉस मोस्टर के अटैक से उसके टीममेट गिर जाते हैं और ह्यूनचन गिरने के बाद बोलता है, चोई क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रही हो? चोई बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? हेमचंद उड़ता हुआ बोलता है, चोई चलो मजाक करना बंद करो और उस मोस्टर से नीचे उतर जाओ। चोई बोलती, अच्छा क्या मैं मजाक कर रही हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब सिर्फ एक मजाक है? और वो लोग अपने दोस्त की लाश देखकर शांत हो जाते हैं। फिर चोई बोलती है, चलो फिर ठीक है, आओ देखते हैं कि कौन सबसे लंबे समय तक जिंदा रहता है। चलो दिखाओ तुम लोग जिंदा रहने के लिए क्या क्या कर सकते हो। और फिर वह बॉस मोस्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, वो भी अपने पैरों से। उसके अटैक से वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने शुरू कर देते हैं और जब वह लोग भागते भागते थक जाते हैं तो वह ब्राउन बालों वाली लड़की बोलती है, बस अब मैं और नहीं भाग सकती। ह्यूनचन बताओ अब हम क्या करें? ह्यूनचन बोलता है, ठीक है तुम उसे टैंक के रूप में रोकने की कोशिश करो, मैं पीछे से तुम्हें हील करूंगा क्योंकि मेरे पास बेसिक अटैक स्किल है, इसलिए मैं भी मदद करूंगा। वह ब्राउन बालों वाली लड़की उसकी बात सुनकर बोलती है, एक सेकंड रुको, मैंने पहले कभी किसी बॉस मोस्टर के खिलाफ टैंक का काम नहीं किया। ह्यूनचन उस पर चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या सच में अभी हमारे पास इस सब का समय है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो जो मैं कहता हूँ वही करो, क्योंकि मैं इस टीम का लीडर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। और फिर उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वह उस काम को नहीं करना चाहती थी और उसे डर भी लग रहा था, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। साला वह लड़का हो के भी लड़की के आगे भेज रहा है, अबे तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। छोड़ो गाइस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ह्यूनचन अपने बालों को रगड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, बस तुम्हें सामने टिके रहना है क्योंकि हमें यहाँ से जिंदा निकल कर जाना है। और फिर उनके सामने चोई अपने टाइटन के साथ आ जाती है। वैसे भी भाई मुझे वो तो टाइटन ही लग रहा है, बस वह एओटी वाले टाइटन 2 पैरों पर चलते हैं और जबकि ये वाला 4 पैरों पर बस। और फिर उनके सामने आने के बाद चोई बोलती है, क्या तुम सबकी बात खत्म हो गई है? तो फिर चलो फिर मौत के गेम को शुरू किया जाए। वह लोग भी अपने अपने सामान के साथ रेडी हो जाते हैं, मतलब अपने अपने हथियार के साथ। तुम लोग भी यार कुछ भी सोचते हो। और फिर चोई उस बॉस मोस्टर के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने शुरू कर देती है। वह लोग भी चोई के आता देखकर अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं और फिर उसके आते देखकर ह्यूनचन चिल्लाता है, यूज़ करो। फिर वह ब्राउन बालों वाली लड़की अपने दोनों तलवार के लिए हुए एक स्किल यूज़ करके उस बॉस मोस्टर को रोकने की कोशिश करती है। उसे देखकर ह्यूनचन खुश होता हुआ बोलता है, उसने उसे रोक दिया। लेकिन तभी वो ब्राउन बालों वाली लड़की उस बॉस मोस्टर के अटैक से लट्टू की तरह नाचती हुई हवा में उड़ जाती है और जाकर उन बचे हुए टीममेट के पीछे गिर जाती है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है, उसका एक पैर भी टूटकर अलग हो गया था और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसका नीचे का शरीर पूरा घूम गया हो। मतलब ये था कि वह शायद अब मर चुकी है और मेरी तरफ से भी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और उसकी ऐसी हालत देखकर ह्यूनचन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और चोई भी उस बॉस मोस्टर पर बैठी हुई बोलती है, आखिर इस बॉस मोस्टर को क्या हो गया है? ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? तो चोई उस बॉस मोस्टर के स्टेटस देखती है कि आखिर ये इतना ताकतवर क्यों हो गया है। तो उस स्टेटस में मोस्टर का रैंक ए दिखा रहा था, जिसे देखकर चोई बोलती, ए रैंक? लेकिन क्या ये सी रैंक का नहीं था? तभी उसे एक और स्टेटस दिखता है जिसमें लिखा होता है बफ स्टेटस ऑफ ब्लेसिंग, जिसे देखकर चोई सोचती है, ये क्या है? ये क्या किसी की ब्लेसिंग इफेक्ट के कारण हुआ है जिससे वो इतना ताकतवर हो गया है? क्या ये रिंग की किसी छुपी हुई कोई और स्किल के प्रभाव है? उफ, जो भी है, चलो पहले हम इसका हिसाब बराबर करते हैं। उसके बाद वह भागते हुए ह्यूनचन पर अटैक करने शुरू कर देती है, जिससे वह साइड होकर बच जाता है, जिसे देखकर चोई बोलती, ओहो तुम अब भी जिंदा हो। लेकिन ह्यूनचन उसके सामने हाँफता हुआ बोलता है, चोई। चोई उसे देखकर बोलती है, हाँ हाँ बोलो अब क्या हुआ?
हेमचंद उसे देखता हुआ सोचता है वह कितनी आसानी से उस बॉस मोस्टर को कंट्रोल कर रही है। उसे निश्चित रूप से हिडन डंजन से किसी एक हिडन आइटम मिला होगा, शायद इसलिए वह पूरी तरह से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। और फिर वह सामने बैठे हुए बोलता है मुझे माफ़ करना चोई। चोई उसे देखकर बोलती है सॉरी, पर किस लिए? तो हेमचंद बोलता है तुम्हें छोड़कर भाग जाने के लिए और दरवाज़ा बंद करने के लिए और तुम्हें हमारी बातें समझाने के लिए मजबूर करने के लिए और सब कुछ के लिए मैंने जो कुछ भी किया वह सब गलत था। लेकिन चोई बोलती है हेमचंद ये वही है जिसके बारे में तुम गलत हो। क्या तुम सचमुच नहीं समझते कि मैं आखिर क्यों गुस्सा हूँ? हेमचंद पूछता है तो वह क्या है जिसके लिए तुम गुस्सा हो? चोई बोलती है सिर्फ एक चीज़ है। हेमचंद बोलता है तो बताओ मुझे वह एक चीज़ क्या है, प्लीज़ बताओ मुझे। और चोई बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलती है तेरा अस्तित्व ही वह समस्या है कमीने। और वह उस बॉस मोस्टर के पैरों के नीचे कुचलकर उसे मार देती है और रावण की तरह हंसने लगती हा 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 हा। उसके बाद उसकी नज़र बची हुई लड़की पर जाती है और वह फिर उस बॉस मोस्टर के ऊपर से कूदती हुई बोलती है तो तुम अब भी जिंदा हो नारा? लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। चोई उसके पास आकर बोलती है क्या तुम जीना चाहती हो? नारा बोलती है हाँ प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर चोई उस समय को याद करती है जब हेमचंद उस डंजन के गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा था। तब नारा ने उसे रोकने की कोशिश की थी और चोई वह याद करके स्माइल करती है और फिर बोलती है ठीक है तो अब से बेहतर होगा कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नारा बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर चोई बोलती है मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ़ कर रही हूँ क्योंकि तुमने उस दरवाजे को बंद करने से रोकने की कोशिश की थी और मैं अभी तक अपनी इंसानियत को नहीं भूली हूँ, ठीक है ना? नहीं तो तुम्हारी भी उन्हीं की तरह गांड फाड़ देती मैं। नारा बोलती हाँ हाँ मैं समझ गई। और वह दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे चलते जा रहे थे, लेकिन तभी उनके पीछे से वह बॉस मोस्टर आता है। वह उनके पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा था और चोई नारा को बोल रही थी और एक बात अगर तुम गलत बात कहोगी। लेकिन तभी चोई अपने तलवार को निकालकर उस बॉस मोस्टर पर अटैक कर देती है। उस अटैक से बॉस मोस्टर के एक ही बार में 2 टुकड़े में कट जाता है और नारा उसे ऐसे करते हुए देखकर घबरा जाती है, शायद वह उस मोस्टर के अटैक से घबरा गई हो। और चोई अपनी तलवार को रखती हुई बोलती अब तुम समझ गई ना कि तुम्हें क्या बोलना है? और नारा को देखकर लग रहा था जैसे कि वो बस अब रोने ही वाली हो और वो बोलती हाँ हाँ मैं समझ गई। उसके बाद चोई नारा को कुछ बताते हुए बाहर जाने लगती है और बोलती है अच्छा है अब हम एक ही नाव में हैं, ठीक है? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम मारी जाओगी मेरे हाथों से। नारा बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। चोई बोलती है ठीक है फिर चलो चलें और हमें उस माना स्टोन की लेने की ज़रूरत नहीं है। नारा बोलती है ठीक है ठीक है। उसके बाद हमें उस डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। तभी उस डंजन के अंदर से चोई और नारा बाहर आने लगते हैं। उनको बाहर आता देखकर डंजन मैनेजमेंट टीम का एक बंदा उनसे पूछता है और बाकी के लोग किधर रह गए? लेकिन चोई चलती हुई बोलती है वह बाकी सब तो मारे गए। नारा उनको बताती है जो बॉस मोस्टर था उसकी रैंक अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए सभी लोग ने हमें बचाने की कोशिश की और सभी मारे गए। लेकिन तभी उसकी बात सुनकर चोई अपनी एक्टिंग चालू कर देती है और नारा चोई की तरफ इशारा करती हुई बोलती है देखो वह अभी भी रो रही है। और भी नारा आगे बोलती है हम भी लगभग मर ही चुके थे तो हमें माना स्टोन भी वहीं छोड़ दिया और हम पहले अंदर चले जाएंगे और अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन तभी उधर एक बूढ़ा आ जाता है जो बोल रहा था 3 बी रैंक मर गए और 2 सी रैंक जिंदा वापस आ गए, वो भी एक सी रैंक डंजन से। चोई और नारा वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसे मुझे समझाओ बिना कुछ छोड़े। और भाई ये बूढ़ा गिल्ड मास्टर है, उससे भी बड़ी बात ये है कि ये हेमचंद का अंकल है। तो भाई ये चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है और गाइस मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। बाय बाय गाइस।